Welcome, dear student. This is the Pahuja Law Academy. My name is Gyanendra Pandey. As you know that this is the demo class on subject of TPA. आज हम TPA के बारे में पढ़ेंगे कि TPA किस तरह का अधिनियम है, इसका क्या प्रभाव है और यह किन तरह के संपत्तियों के अंतरण की बात करता है। बेसिक चीजें टीपीए को पढ़ने से पहले या किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आप ये जानेंगे कि वह एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, कब इन्फोर्समेंट हुआ था उसका, और कब उसका एक्ट नंबर क्या है, क्योंकि यह किसी न किसी एग्जाम में जरूर कभी ना कभी पूछ देगा, तो आपको पहले से यह जानना जरूरी है। टीपीए जैसा कि आप जानते हैं 1882 में इनैक्ट हुआ था, तो इसका जो एक्ट नंबर है वह 4 है, और इनैक्ट जिस दिन जो है इनैक्ट हुआ वो 17 फरवरी को हुआ, 17 फरवरी 1882 को, और ये लागू हुआ, इंफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1882 को। इसमें 8 चैप्टर हैं और इसमें सेक्शन जो है 137 सेक्शन दिए गए हैं। टीपीए क्यों लागू करनी पड़ी टीपीए को, टीपीए की बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि 1872 में ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संपूर्ण नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चल संपत्तियों के अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया था, न कि अचल संपत्ति के अंतरण के बारे में। इसलिए टीपीए चल और अचल दोनों संपत्तियों पे लागू होता है। जैसे हम देखें, अगर हम गिरवी कर रहे हैं तो गिरवी टीपीए का विषय नहीं है, यह जो है माल विक्रय अधिनियम के थ्रू इसको हम गिरवी करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अचल संपत्ति की है तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉर्गेज कहेंगे, बंधक कहेंगे, तो वह टीपीए के थ्रू गवर्न होता है। और टीपीए, पहली चीज कि टीपीए पे क्या पहला इसका उद्देश्य लिखा कि टीपीए पक्षकारों के कार्यों के द्वारा संपत्ति के अंतरण की बात करता है, न कि विधि के कार्यों के द्वारा। जैसे अगर हम प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी को हम कोई विल कर रहा है, या न्यायालय के द्वारा प्रॉपर्टी हमें दी जा रही है, जैसे कुर्क, अगर कुर्क की गई प्रॉपर्टी या नीलाम या विक्रय के लिए न्यायालय के थ्रू हो रही है, तो वह जो है टीपीए का विषय नहीं है, क्योंकि टीपीए हमेशा जीवित पक्षकारों के बीच संपत्ति के समव्यवहारों के बारे में बताती है। जैसे हम समझेंगे कि पहली चीज जो टीपीए का है, टीपीए में बता दिया क्या हुआ कि जो उत्तराधिकार के नियम या वसीयत के नियम इस पे लागू नहीं होंगे, और दूसरी चीज कि यह हमेशा जीवित पक्षकारों के बीच लागू होंगे, और जीवित पक्षकार, अगर दोनों पक्षकार जीवित, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो दोनों पक्षकारों का जीवित होना आवश्यक है, क्योंकि टीपीए की धारा 5 ये कहती है कि एक व्यक्ति स्वयं को या एक से अधिक व्यक्ति को, अथवा स्वयं को और एक या एक से अधिक व्यक्ति को भविष्य में या वर्तमान में संपत्ति का अंतरण करता है, यह कहा जाता है। अब इस चीज में आप ध्यान रखें कि एक व्यक्ति स्वयं को भी अंतरण प्रॉपर्टी कर सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति स्वयं प्रपोजल नहीं कर सकता और न ही एक्सेप्टेंस कर सकता है, इसके लिए 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। और टीपीए कह रहा है कि प्रॉपर्टी स्वयं अपने को भी ट्रांसफर की जा सकती है, तो यह कैसे, यह पहले नहीं था, यह 1929 में स्वयं को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात 1929 में जोड़ी गई, और इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति स्वयं को भी प्रॉपर्टी अंतरण कर सकता है। कैसे करेगा, इसके बारे में हम देखें कि एक व्यक्ति स्वयं को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि टीपीए पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम लागू होता है, और संविदा हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच होती है। तो यहां जो एक व्यक्ति है वह व्यक्ति तो एक है, लेकिन उसकी प्रसंगति, उसका स्टेटस 2 व्यक्ति के समान है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट कर रहा है तो वह क्या होगा, ट्रस्ट का न्यासकर्ता भी हो सकता है और न्यासी भी हो सकता है। जैसे वक्फ, अगर मुस्लिम वक्फ कर रहा है तो उसमें वक्फ करता भी हो सकता है और मुतवल्ली भी हो सकता है, यानी आप व्यक्ति उस वक्फ का या उस ट्रस्ट का स्वयं न्यासकर्ता होगा और उसका संरक्षक भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब ट्रांसफर होगी, जब वह स्वयं व्यक्ति तो एक है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में होगा, अलग अलग प्रसंगतियां धारण करता होगा, तभी एक व्यक्ति अपने से प्रॉपर्टी दूसरे को करेगा। जैसे अगर देखें कि अगर आपको किसी विद्यालय में फर्नीचर बनाना है और आप उस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, तो और एक फर्नीचर की कंपनी है, उसका जो है वो जो प्रिंसिपल है ऑलरेडी
उस फर्नीचर के दुकान का मालिक है, तो उस दशा में वह प्रिंसिपल जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और टीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह से यहाँ व्यक्ति में अंदर केवल जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि इसमें कंपनी, संगम और कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, दोनों आते हैं। अर्थात हमने ये देखा कि टीपीए के थ्रू एक व्यक्ति स्वयं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है और इसके लिए जो लीगल पर्सनालिटी होनी चाहिए, कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकता है, और चूंकि विधि की नजर में कंपनी भी एक जीवित व्यक्ति की तौर पे होती है। तो ये तो बेसिक चीजें। आप देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी की बात करता है, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है, तो संपत्ति किसे कहेंगे और अंतरण क्या है। तो संपत्ति इसमें यह बताया कि संपत्ति वह है जिसका कोई वैल्यू हो, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, पोजेशन रख सकते हैं, और जिसपे हमें स्वामित्व धारण कर सकते हैं, तो वही प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। जैसे अगर हम कहें कि क्या हवा पे हम अपना कब्जा कर सकते हैं, हवा को हम अपना स्वामित्व में ले सकते हैं, या धूप को ले सकते हैं, तो इस दशा में ये जो है नहीं, इस पे संभव नहीं है, तो वह प्रॉपर्टी का विषय नहीं है, वह संपत्ति की परिभाषा में नहीं आएगा, तो उसका अंतरण नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अब संपत्ति किसका अंतरण होगा, तो दो प्रॉपर्टियों का होगा, या तो चल संपत्ति का होगा या अचल संपत्ति का होगा। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति की परिभाषा में क्या आएगा, तो टीपीए जो है चल संपत्ति की परिभाषा नहीं बताता, बल्कि बताता है अचल संपत्ति में क्या इंक्लूड होगी। अचल संपत्ति किसको कहेंगे, तो टीपीए की परिभाषा की धारा 3 ये कहती है कि अचल संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती। इससे स्पष्ट नहीं होता कि फिर क्या आती हैं। यह टीपीए की यह परिभाषा अचल संपत्ति की एक नकारात्मक निगेटिव परिभाषा है, जो बताता है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। इसके लिए इसकी संपूर्ण परिभाषा को जानने के लिए हमें जनरल क्लॉजेस एक्ट को पढ़ना होगा। उसकी धारा 326 ये कहती है कि अचल संपत्ति का मतलब भूमि, भूमि से बद्ध वस्तुएं और भूमि से लाभ जो प्राप्त कर रहे हैं, वह लाभ अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कहा कि नाव चलाने का अधिकार या किसी मकान से किराया प्राप्त करने का, उस अचल संपत्ति से जो लाभ हम लेते हैं, वह लाभ भी क्या होगा, अचल संपत्ति की परिभाषा में आएगा और अचल संपत्ति होगा। जैसे तालाब से सिंघाड़ा निकालने का अधिकार, यह जो है अचल संपत्ति की परिभाषा में आएगा, और इसके नियम अचल संपत्ति के ट्रांसफर की तरह लागू होंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी चीज, अब ये देखें कि कहा कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती, तो खड़ा काष्ठ में क्या शामिल है, तो खड़ा काष्ठ में कहा कि केवल वही खड़ा काष्ठ जो है धारा 3 की परिभाषा में नहीं आएगा जो क्या हो, जो इमारती लकड़ियां हैं। अगर इमारती लकड़ी है तो वह खड़ा काष्ठ कहा जाएगा, अगर वो फलदार वृक्ष है तो वह खड़ा काष्ठ की परिभाषा में नहीं आएगा और वह अचल संपत्ति की परिभाषा में आएगा। इस केस को शांताबाई बनाम मुंबई राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वृक्ष फलादार हैं, फल प्रदान करते हैं, वह जो है खड़ा काष्ठ की परिभाषा में नहीं आते, और वह उस पे अचल संपत्ति, टीपीए के नियम अचल संपत्ति के थ्रू लागू होगा। तो अब हमने देखा कि धारा 3 में क्या परिभाषित किया, अचल संपत्ति के, और ट्रांसफर कहां परिभाषित किया गया है, ट्रांसफर को परिभाषा दिया गया धारा 5 में। वास्तव में वह बताता नहीं है कि क्या है, बल्कि धारा 5 यह बताता है कि प्रॉपर्टी कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाएगी। लेकिन ट्रांसफर को समझें, ट्रांसफर मतलब प्रॉपर्टी का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चला जा, या कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चला जा, तो वह जो है ट्रांसफर की परिभाषा में आएगा। और टीपीए के थ्रू जो हमने बताया, टीपीए के थ्रू जो अंतरण ये पक्षकारों के कार्यों के द्वारा होगा, न कि विधि के कार्यों के द्वारा होगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी पाता है तो वो टीपीए का विषय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति विल के थ्रू प्रॉपर्टी पाता है तो वो टीपीए का विषय नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के किसी आदेश के थ्रू कोई प्रॉपर्टी पाता है, जैसे कुर्क की गई या नीलाम के द्वारा प्राप्त की गई प्रॉपर्टी पाता है, तो वो टीपीए के थ्रू टीपीए का विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षकारों के द्वारा अंतरण नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी अंतरित हो रही हो वह अस्तित्व में होनी चाहिए। ये नहीं कि भविष्य में हम प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहे हैं। जब हम धारा 6 पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि
किन प्रॉपर्टियों का अंतरण नहीं हो सकता टीपीए के थ्रू, भले वो प्रॉपर्टी की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि जो कि विधिशास्त्र का नियम है कि संपत्ति को बांध के नहीं रखा जा सकता, संपत्ति हमेशा चलायमान होती है, इसी उद्देश्य से टीपीए काम करती है। और आप देखेंगे कि धारा 13 और धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम इसी के बारे में बात करता है। तो फिलहाल हम देखें कि धारा 6 में किन प्रॉपर्टियों के अंतरण पर रोक लगाता है, तो कहा कि वह 10 प्रकार की प्रॉपर्टियां हैं जिसको टीपीए के थ्रू अंतरण नहीं करेंगे, भले वो संपत्ति मानेंगे। जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त संभावना, उत्तराधिकार की संभावना में प्राप्त वस्तुओं का अंतरण नहीं किया जा सकता, या उत्तरभाव्य शर्त की भंग के कारण स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रॉपर्टी अंतरित नहीं की जा सकती। कहा कि सुखाधिकार को अधिष्ठायी स्थल से भिन्न अंतरण नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? कहा कि सुखाधिकार का अंतरण नहीं कर सकते। सुखाधिकार होता क्या है? सुखाधिकार अकेले में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अकेले में कोई संपत्ति नहीं होती, बल्कि सुखाधिकार क्या होगी? सुखाधिकार हमेशा किसी प्रॉपर्टी पे होगी। जैसे हम समझें कि अगर ये एक प्लॉट है ए का और ये जो प्लॉट है बी का, तो इसमें जो रोशनी का अधिकार है, हवा का अधिकार है, वह अलग से ए जो है अंतरण नहीं कर सकता जब तक कि पूरी प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं कर रहा है। हमारी बात समझ रहे हैं? यानी कोई भी व्यक्ति मात्र सुखाधिकार, क्योंकि सुखाधिकार प्रॉपर्टी की परिभाषा में अकेले नहीं आता, हम पहले बताए, क्योंकि उस पे हम स्वामित्व नहीं रख सकते। हम हवा और धूप पर अपना अधिकार अपने पोजीशन में नहीं रख सकते, इसलिए हम अपना स्वामित्व उस पे नहीं लगा सकते। तो हमेशा जब भी सुखाधिकार अंतरण होगा तो वह उस प्रॉपर्टी के साथ ही जाएगा, अन्यथा अकेले नहीं जा सकता। उसी प्रकार भरण पोषण का, भावी भरण पोषण का अधिकार अंतरण नहीं कर सकता। बाद लाने का अधिकार अंतरण नहीं हो सकता। अगर किसी शर्त को भंग किया जा रहा है, तो वह केवल मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरण। जैसे अगर कोई व्यक्ति पट्टा किया है, धारा 6 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पट्टा किया है तो वो पट्टा की शर्तों का अगर उल्लंघन कर रहा है, तो उस दशा में क्या होगा? अपने से वो पट्टेदार है, अपने से आगे संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा और वह पट्टा क्या हो जाएगा? पट्टाकर्ता के पास पहुंच जाएगा। उसी प्रकार कहा कि कोई भी जो है लोक पद का, अगर कोई व्यक्ति लोक पद धारण कर रहा है, डीएम अपने पद को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और नहीं उस लोक पद से कोई पेंशन पा रहा है, कोई वेतन पा रहा है, चाहे नौ सैनिक है या कोई भी सैनिक कैटेगरी में आर्मी के है, वह भी अपने पेंशन, अपने जो है बीतिकाएं, अपने जो है जो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो है अगर कोई, कहा कि धारा 23 के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 क्या कहती है कि विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य से होना चाहिए संपत्ति का। तो अगर संपत्ति के अंतरण में विधि विरुद्ध अंतरण किया जा रहा है या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए अंतरण किया जा रहा है, तो वह अंतरण टीपीए के थ्रू नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम संपत्ति के ट्रांसफर की तो बात करता है, लेकिन वह ये धारा 6 में 10 दिए गए हैं, कैटेगरी बताई गई हैं, वह भले ही संपत्ति की तरह होती हैं, लेकिन उनका टीपीए का विषय नहीं है, उनका संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। और जो संपत्ति, और कहा कि क्या होना चाहिए? जिस पर स्वामित्व स्थापित हो और जिस पे अंतरणकर्ता को अधिकार हो, वही संपत्ति अंतरण कर सकता है। और दूसरी चीज कि जैसे हमने बताया कि संपत्ति को बांध के नहीं रख सकते, इसी उद्देश्य से धारा 13 और धारा 14 बताया गया है। धारा 13 कहा गया है कि अजात व्यक्ति को, अब देखिए अजात व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण, तो धारा 5 ये कहती है कि हमेशा संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति में होना चाहिए, और धारा 13 कहती है अजात व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। अजात व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो अभी अस्तित्व में आया ही नहीं, तो उसके लिए अंतरण तो धारा 5 के थ्रू क्या है? मनाही की गई कि इस प्रकार का अंतरण नहीं संभव है। लेकिन धारा 13 ये कहा कि अजात व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले पूर्विक हितों का सृजन करेंगे। यानी पूर्विक हित समझिए, पूर्विक हित का मतलब कि अगर ये जो है एक अजात व्यक्ति के सामने जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी जन्मा ही नहीं,
उसको संपत्ति का अंतरण करना चाह रहा है तो इससे पहले बी को करेगा, उसके लिए उसके क्या लाइफ टाइम के लिए, और उसके बाद सी को करेगा, और फिर उसके बाद अनबॉर्न चाइल्ड को करेगा। इसका नियम यह है धारा 13 के थ्रू कि जब इसका जो है जो समय है वह समाप्त, इसकी मृत्यु से पहले इसका जन्म होना चाहिए, या इसके इंटरेस्ट जब तक है, अगर लाइफ टाइम नहीं दिया, सीमित हित के लिए दिया, सीमित टाइम के लिए दिया, तब भी वो इसका जब तक हित समाप्त नहीं हो रहा है उससे पहले इसका जन्म होना चाहिए। अगर उसका, चूंकि अब ये देखें आप, भले अनबान को दे रहा है लेकिन बीच में एक चैन सृजित कर रहा है और वो लोग जीवित हैं। तो अगर मान लीजिए कि सी जो है, जो लास्ट है, वो अगर इसके अनबान को जीवित होने से, पैदा होने से पहले अगर मर जाता है तो उस दशा में क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न हो जाएगी, इसको ए को चली जाएगी, माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं। और दूसरी चीज, अगर अनबान भले ही जन्म लिया और जन्म लेने के तुरंत बाद ही मर जाता है तब भी प्रॉपर्टी उसमें निहित हो जाएगी और फिर इनके उत्तराधिकार के आधार पर उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे और प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट करेगी। इसी तरह से धारा 14 कहती है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति को बांध के नहीं रख सकता, यानी संपत्ति का जो जुरिस्प्रूडेंस का नियम है कि संपत्ति क्या होगी, चलायमान होगी। अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को बांध के रखेगा तो क्या होगा, विकास रुक जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, पे प्रभाव पड़ेगा और प्रॉपर्टी हमेशा एक व्यक्ति के पास बनी रहेगी। इसी उद्देश्य से टीपीए की धारा 14 कहता है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम का मतलब संपत्ति को कोई बांध के नहीं रख सकता। बांध कैसे बांधेगा, तो धारा 14 ये कहता है कि दूर हित सृजित करके, दूरस्थ हित सृजित करके वो कहे, ए जो है, जैसे ए कहे कि प्रॉपर्टी हमारे बाद बी को जाएगी, फिर सी को जाएगी, फिर डी को जाएगी, ऐसे अगर वो करता है तो उस दशा में यह जो है नियम सही नहीं है। और शाश्वतता के विरुद्ध कहा कि प्रॉपर्टी को कितने दिनों तक बांध रख सकते हैं, तो अगर अनबार्न के संबंध में है तो वह अनबार्न के वयस्क होने तक ही प्रॉपर्टी बांध सकते हैं। उससे अधिक अगर प्रॉपर्टी को बांध के रखेंगे तो वह अंतरण शून्य हो जाएगा। धन्यवाद।